हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स नागरिक शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है क्लास नंबर 9। जिसने 8 नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा पीजीटी सोशोलॉजी की रेगुलर क्लास चल रही है। जो भी पीजीटी समाजशास्त्र की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें। और इसके अलावा UPSSC पैट की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी पैट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, तो वह हमसे ज़रूर जुड़ें। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, किसने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसे चेक की तरह हैं जिनके भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर हैं? जवाहरलाल नेहरू, BN राव, BR अम्बेडकर या फिर KT शाह? तो ये कथन किसने कहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसे चेक की तरह हैं जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, KT शाह। किसने कहा है ये कथन? तो ये कथन कहा है KT शाह ने कहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में किस में मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? द रिपब्लिक, द लॉज, स्टेटसमैन या फिर पॉलिटिक्स? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द लॉज। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, द लॉज। प्लेटो ने अपनी पुस्तक में मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किस में किया है? तो ये किया है द लॉज बुक में। ठीक है, द लॉज बुक में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बतलाया है? महात्मा गांधी ने, BR अम्बेडकर ने, BN राव ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो यह किसने कहा है कि पंथ निरपेक्षता का आशय क्या है कि सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण किसने बतलाया है? तो ये बतलाया है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन नंबर 4। सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है, विभिन्न सूचियों से उम्मीदवारों का चयन करता है, उम्मीदवारों में से अपनी सूची बना सकता है, या फिर ऑप्शन डी है, किस सूची को अपना मत देता है उसमें उम्मीदवारों की प्राथमिकता इंगित करता है? तो सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता क्या करता है? तो ये करता है एक पूरी सूची को अपना मत देता है। ठीक है, एक पूरी सूची को अपना मत देता है। सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है। सूची प्रणाली ये हॉलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और इटली, पश्चिमी जर्मनी, इन सभी में ये प्रचलित है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 135 में, अनुच्छेद 136 में, अनुच्छेद 137 में या फिर अनुच्छेद 138 में? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 137 में। क्या है? अनुच्छेद 137 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। अगर हम 135 अनुच्छेद की बात करें तो इसमें क्या है? इसमें है विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता एवं शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य दोनों से संबंधित है। और अगर हम 136 की बात करें
तो इसमें दिया है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष जो अनुमति है उससे संबंधित है, ठीक है। और 138 इसमें क्या है, इसमें है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि से संबंधित है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनता है? 25, 33, 31 या फिर 26? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 33। ऑप्शन नंबर बी, 33। भारत का सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायमूर्ति एवं 33 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसमें 33 तो अन्य न्यायाधीश होते हैं और उसमें एक मुख्य न्यायमूर्ति होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक मुख्य न्यायमूर्ति एवं 33 अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनता है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? महासभा, सुरक्षा परिषद, ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या फिर सचिवालय? तो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद नामक अंग वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, यानी कि जिम्मेदार है, ठीक। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? स्पीकर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर वित्त मंत्री? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। एक जो वित्त विधेयक है वह बिना राज्यपाल के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यानी वित्त विधेयक राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ठीक है। और किसी भी मांग को अगर विद्यमान मंडल के सम्मुख रखने के लिए उसमें राज्यपाल की संस्तुति बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 9। किसने कहा था, ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी है? जवाहरलाल नेहरू ने, M.K. गांधी ने, जेफरसन ने या फिर एडम स्मिथ ने? तो किसने कहा है? तो ये कहा है जेफरसन ने कहा है। जेफरसन का कथन है, क्या कथन है कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी है। यह कथन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है थॉमस जेफरसन का है, ठीक है। और यह कथन उन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में कहा था। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 10। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती। किसकी नहीं देती? सशस्त्रीकरण की, तटस्थता की, ए और बी दोनों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था है वह तटस्थता की अनुमति नहीं देती, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यह है क्वेश्चन नंबर 11। यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्याग ना हो तो उसे पद त्याग का अपना पत्र संबोधित करना चाहिए, ठीक है। किसको संबोधित करना चाहिए? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायमूर्ति को या फिर अध्यक्ष को? इसमें ये बोल रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद अगर त्यागना हो तो उसे पद त्याग का अपना पत्र किसको संबोधित करना चाहिए? प्रधानमंत्री को करना चाहिए, उपराष्ट्रपति को करना चाहिए, मुख्य न्यायमूर्ति को करना चाहिए या फिर अध्यक्ष को करना चाहिए? तो अगर हम अनुच्छेद 56 की बात करते हैं, अनुच्छेद 56 की बात करते हैं तो उसके अनुसार क्या है, जो राष्ट्रपति है वह उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्तलिखित पत्र के माध्यम से अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, ठीक है।
अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी है, ये है उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये देता है उपराष्ट्रपति को देता है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा देश सेंटो का एक सदस्य नहीं था? यूएसए, यूके, तुर्की या फिर पाकिस्तान? तो सेंटो क्या है? एक केंद्रीय संधि संगठन है। जो सेंटो है ये क्या है? एक केंद्रीय संधि संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1955 में। 24 फरवरी 1955 में। ठीक है, सेंटो को बगदाद संधि एवं मध्य पूर्व संधि के संगठन के नाम से भी जाना जाता है। सेंटो की स्थापना ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम ने किया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो ये है यूएसए। ठीक है, यूएसए। तो जो यूएसए है वह सेंटो का सदस्य नहीं था। सेंटो का सदस्य नहीं था। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह है प्रश्न संख्या 13। हूबर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? प्रयोजन, प्रक्रिया, व्यक्ति या फिर स्थान? तो हूबर आयोग ने ये जो प्रयोजन है पर उस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी। इस आयोग का गठन संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1949 में किया था। इस आयोग ने निष्पादन बजट शब्दावली का प्रयोग किया था। ठीक है, हूबर आयोग ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 14। एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब भी वह ऐसा चाहे, जब भी मुख्यमंत्री ऐसा करने की सलाह दे, जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी ना हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है, या फिर जब संघीय सरकार ऐसा करने को कहे। तो एक राज्यपाल एक अध्यादेश कब जारी कर सकता है? तो ये कर सकता है, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी ना हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है इसमें, तब वह जो राज्यपाल है वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, और इसके बारे में किस में दिया है? तो ये दिया है अनुच्छेद 213 में। 213 में संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत जो राज्यपाल है वह अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति रखता है। ठीक है, अध्यादेश उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या जो विधान परिषद है उसमें राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो फिर राज्यपाल क्या करता है? अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यह है प्रश्न नंबर 15 और ये लास्ट है आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? गार्नर, कोल, मैकियावेली या फिर अरस्तू? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अरस्तू। तो इसमें वो बोल रहा है कि किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन दिया है अरस्तू ने दिया है। ठीक है, अरस्तू ने दिया है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।